Hello everyone, I welcome you all once again in this class of physics. So today in this class we are going to discuss the next chapter of the physics of class 9th standard, and this chapter is actually divided in two parts. First one is gravitation and next one that is thrust and pressure. So first we'll start that is gravitation. So in this concept, in this chapter, that is gravitation, we get to know the meaning of actually definition of gravitation, and then we get to know how this gravitation is important, how this gravitation is related with our earth, and why this is important for us. As well as there are so many in general question, बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस हैं, उनके भी आंसर्स हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे ऑब्वियस से क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम लोग एक्चुअली नहीं जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं. सो फ्रॉम दिस चैप्टर विल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, एंड देन वी ट्राई टू आंसर, we will actually define, we actually derive the concept behind all those action, all those questions. Okay, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी आपको इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन जनरल क्वेश्चंस हैं. ऑब्वियसली आपके माइंड में वो सब होंगे, बट बहुत सारे लोग उसके आंसर्स को नहीं जानते हैं, उसका मतलब नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है. वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका एक्चुअली डेरिवेशन की हेल्प से और कुछ कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पे उसको समझेंगे. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. अगर मैं सबसे बेसिक तरीके से स्टार्ट करूं, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे बेसिक क्वेश्चंस है, दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन. आपने देखा होगा, अगर मैं अभी अर्थ की बात कर रहा हूं तो आपने देखा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं तो क्या है, अर्थ की तरफ आता है. तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं या किसी हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी फ्रूट्स है तो क्या है, जब वो डिटैच होता है ट्री से तो क्या है, डायरेक्टली वो अर्थ की तरफ मूव करता है. तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं. तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, दैट इज उनका नाम था न्यूटन. उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इन्वेंट किया, जो ग्रेविटेशन है उन्होंने इसको पूरा कॉन्सेप्ट दिया. तो वो एक बारी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने ये देखा कि एक फ्रूट्स है जो उस ट्री से डिटैच हो रहा है. उस ट्री से क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है, और डिटैच होने के बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है. तो उनके माइंड में एक ख्याल आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो है, ऐसा कुछ तो फोर्स है जो उस एप्पल को या उस फ्रूट्स को अपनी तरफ खींच रहा है. लाइक अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ पे गिरा हो तो अर्थ के पास कुछ तो ऐसा पावर है, कुछ तो ऐसा फोर्स है जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, और उस इनविजिबल फोर्स से वो अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है. अदरवाइज ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा सकता था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, बट वो क्या है, अर्थ के डायरेक्शन में ही आया. तो ऐसा क्यों है, उन्होंने इसी चीज को एनालाइज करने के बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया. और वो कॉन्सेप्ट क्या है अभी हम लोग उसको देखेंगे, और उसका कैलकुलेशन क्या है, कैसे हम लोग उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, कितना इनविजिबल फोर्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिराइव करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी केस में होता है, अर्थ पे भी होता है, ये हर जगह होता है. अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूं, लाइक अगर मैं यहाँ पे सन है और यहाँ पे आपका अर्थ है, या अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो इन सब के बीच में भी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है. जैसे यहाँ पे क्या किया कि जो फ्रूट्स जब यहाँ से डिटैच हुआ तो डायरेक्टली कहाँ गया, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया. तो वैसे जितने भी इन्वायरमेंट में चीजें हैं, जितने भी आपके पूरे यूनिवर्स में चीजें हैं, अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूं तो ये सन है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है. ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, इसके बीच में भी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है. तो जितने भी लाइक अगर मैं ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आप थ्रेड से कोई ऑब्जेक्ट को अटैच करके उसको क्या है, रोटेट करा रहे हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेंटर की तरफ एक
फोर्स फील करेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऐसे रोटेट करा रहे हो थ्रेड के हेल्प से, थ्रेड से आपने उसको बांध रखा है और उस थ्रेड से उस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करा रहे हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है अपने सेंटर की तरफ, लाइक अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर की तरफ एक क्या है, एक फोर्स फील कर रहा है। वो क्या है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है। उसकी तरफ क्या है, ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है कि नहीं। अगर यहां से ये थ्रेड कट आउट हो जाए तो क्या है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, है कि नहीं, किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वैसा ही कुछ होता है यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम में। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो जो सन है इसके चारों तरफ जो सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या है, रोटेट कर रहे हैं। और वो इसलिए रोटेट कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेम कॉन्सेप्ट यही वाला है, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर वो अट्रैक्शन फोर्स ना हो तो वो उस पाथ को फॉलो ही नहीं करेंगे। वो पाथ को फॉलो ही कर रहे हैं, इसी वजह से जो भी पाथ है ये ऑलमोस्ट, अगर हम लोग इन जनरल की बात करें तो हम लोग क्या मानते हैं, सर्कुलर मोशन, बट एक्चुअली वो क्या है, इलिप्टिकल नेचर का है, इलिप्टिकल पाथ है। तो वो जो पाथ है, वो जो प्लैनेट जो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दोज प्लैनेट्स। मीन्स अगर मैं सन के अराउंड की बात करूं तो सन और उस प्लैनेट के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। इसी वजह से वो उसकी चारों तरफ मूव कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मूव ही नहीं कर पाते। जैसे मून है, मून अर्थ के चारों तरफ क्या है, मूव कर रहा है, तो उसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्सेज को हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे कि वो अट्रैक्शन फोर्स है, तो ऑब्वियसली उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो फोर्स कितना होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बट आप ये समझ लीजिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर उनके पास मास है, लाइक इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो अगर उनके पास मास है तो वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है, उसका कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, बट कुछ ना कुछ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर मैं यहां पे हूं और कोई ऑब्जेक्ट आपका मान लो यूएसए में है, ठीक है, तो क्या मैं उस यूएसए में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली हम सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं। बट वो अट्रैक्शन फोर्स कितनी वैल्यू है, वो बहुत ही कम है, जो हमें फील नहीं हो रहा। लाइक मैं यहाँ पे हूँ, बुर्ज खलीफा क्या है, एक काफी हैवी बिल्डिंग है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके ऊपर क्या हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यस अप्लाई कर रहे हैं। बट वो अट्रैक्शन फोर्स इतना कम है कि हमें फील नहीं हो रहा। इवन जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे चारों तरफ, उन सब पे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, बट उसकी वैल्यू इतनी कम है। हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, उसके बाद ऑब्वियसली आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैलकुलेट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो इतना कम है कि उस फोर्स का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होगा। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होगा। हम लोग मून और अर्थ के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास मास है, अगर उस ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, लाइक मैंने आपको जैसा बोला कि आपके सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसा होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो ये अलग अलग मास के हैं, ये दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इनके पास, वो ऑब्वियसली किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा उनके बीच में, मास है ऑब्जेक्ट का, दो मास है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो वहां पे आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम से दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटेशन होता क्या है, तो ये इसी को डिफाइन करता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट in this universe due to masses of the bodies are called gravitation. ओके, समझ में आ गया।
कि मास की वजह से ऑब्जेक्ट के पास जो मास है यूनिवर्स में, उस मास की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो मासेस के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, क्या है, एक काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा क्या है, अट्रैक्टिव नेचर होगा, रिपल्सिव नेचर का नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली अलग से लिखा है दैट ग्रेविटेशन इज ए काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को मास की वजह से, उनके मास है, उनके पास मास कंटेन करते हैं, उसकी वजह से क्या करता है, उनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। दैट ऑलवेज इन अट्रैक्टिव इन नेचर। वो जो ग्रेविटेशन होगा जिसको हम लोग डिफाइन अभी किए हैं, दैट ऑलवेज बी इन अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्चुअली ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन क्या है, एक काइंड ऑफ क्या है, फोर्स है। और ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये चीज आप अपने माइंड में बनाना है कि ये जो ग्रेविटेशन है एक क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट को उनके मासेस की वजह से अपनी तरफ क्या कर रहा है। दो ऑब्जेक्ट के मास हैं, वो दो मास की वजह से वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर मैं बात करूं अर्थ की, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी जंप करते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या है, नीचे आते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ये भी क्या है, ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ नीचे आता है, अगर ये अर्थ है। ठीक है, अगर अर्थ है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉप करते हैं तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। हमने जंप किया तो भी हम नीचे आ गए, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तो भी हम लोग नीचे आ गए, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया तो भी हम लोग नीचे आ गए। ठीक है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ के पास भी मास है, ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ग्रेविटेशन एक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसी अट्रैक्शन की वजह से, उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की तरफ मूव कर जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पे ऑब्जेक्ट के पास ही मास है, अर्थ के पास ही मास है, तो ऑब्जेक्ट तो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, बट क्या अर्थ भी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है? तो आंसर है यस, बट उसका जो मोशन है आपको दिख नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, अभी हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग उसको देखेंगे। अर्थ भी मूव कर रहा है बट इतना कम है कि आपको पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया? ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। लाइक यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर अर्थ के ऊपर कोई ट्री है, उसके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो भी ऑटोमेटिकली क्या आएंगे, नीचे आएंगे। अगर वो डिटैच होंगे, उस ट्री से डिटैच होंगे, तो क्या है, नीचे आएंगे। यहाँ पे मून है, मून भी क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और उसी अट्रैक्शन की वजह से क्या है, वो उसकी चारों तरफ मूव कर पा रहा है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, कि एक साइंटिस्ट न्यूटन जी थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो ग्रेविटेशन का है, जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है, यहां से उन्होंने समझा कि अगर जैसे वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, फ्रूट्स जैसे डिटैच हुआ वो नीचे आया, तो उन्होंने समझा कि ऑब्वियसली ये जो फ्रूट से नीचे आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और वहां से फिर उन्होंने कंप्लीट जो ग्रेविटेशन है उसका इन्वेंशन किया, उस फोर्स को पूरा उसकी थ्योरी उन्होंने वहां पे दिया। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेशली अर्थ की बात करूं, जैसा कि हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स देखे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है अगर अर्थ के ऊपर है, अगर वहां से उसको फ्रीली छोड़ा जाए
तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, वो अर्थ की तरफ आएगा। तो ऐसा जब होता है, यहाँ पे भी ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है, बट जब दो मासेस के, जैसा मैं बोल रहा था कि दो मासेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन, जो कि होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब एक मास आपका अर्थ हो जाए, उस केस में जो ग्रेविटेशन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। उसी को हम लोग क्या है, ग्रेविटेशन बोलते हैं। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटी। और वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ग्रेविटेशन ही आपका ग्रेविटी है। कब, जब आपका एक मास जो है आपका अर्थ हो जाए और दूसरा कोई भी और होगा, तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे ग्रेविटी। क्लियर। तो ग्रेविटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। आपको ये माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी ग्रेविटेशन के केस में, तो वो एक केस में, एक स्पेशल सिचुएशन में क्या होगा, ग्रेविटी बनेगा। कब, जब दो मासेस हैं, उसमें से एक मास क्या बन जाए, आपका अर्थ बन जाए, ठीक है। एक मास क्या हो, आपका अर्थ हो, उस केस में क्या होगा, वो ग्रेविटी बन जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी। ओके। तो अब यहाँ पे ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ग्रेविटी, अर्थ के पास ग्रेविटी है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, इसी वजह से हम लोग क्या है, अर्थ पे बने हुए हैं, अर्थ पे हम लोग मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हो जाएगा ग्रेविटी, उस केस में भी दिक्कत है, बहुत कम होगा उस केस में भी दिक्कत है, ठीक है। तो अर्थ, और हम लोग यहाँ पे अभी एक एनिमेशन देखेंगे, तो अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स पे जो ग्रेविटी है उनका क्या इफेक्ट है, वो सारा पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस एनिमेशन को। और इस एनिमेशन में क्या है कि एक कार है, यहाँ पे इस कार पे हम लोग एक आयरन पीस को ड्रॉप करेंगे एक हाइट से, और हम लोग ये जानेंगे कि अलग अलग प्लैनेट्स पे अगर हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो वो जो कार है उसके साथ क्या होगा। दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो सबसे पहले आपका जो है प्लैनेट है दैट इज अर्थ। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है दैट इज 9.81, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो आप देखिए गिरा तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें, इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें जुपिटर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेविटी है बहुत ज्यादा है, तो क्या हुआ इसका असर। नेक्स्ट है आपका मार्स पे। मार्स पे अगर आप जाने तो मार्स पे आपका जो ग्रेविटी है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू अर्थ, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उसको डैमेज नहीं किया, क्योंकि उतने फोर्स से उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा है मार्स। जबकि इसके पहले वाले केस में आपने देखा, इसको जो पहला वाला केस है, ये जो अर्थ है, अर्थ पे आपने देखा डैमेज कितना हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल ज्यादा है। जुपिटर पे उससे ज्यादा है, तो आपने देखा डैमेज ज्यादा हुआ, ठीक है। फिर मार्स पे कम है, तो उतना ज्यादा उस पे नहीं लगा। नेक्स्ट यहां पे देखें ग्रेविटी 8.87 है। नेक्स्ट मून पे ग्रेविटी बहुत कम है, 1.62 है। इसको भी हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे सारा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, 10.44 है, अर्थ से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डैमेज उससे ज्यादा होगा। नेक्स्ट प्लूटो पे आप देख रहे हैं ग्रेविटी कम है, 0.62 है, तो आप देख रहे हैं डैमेज कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है सन पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, देखिए क्या हालत हुआ, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, कंप्लीटली उसके अंदर चला गया वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन था। आई होप आपको यहां से आपके माइंड में एक इमेज बना होगा
ठीक है, एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि एक्चुअली ग्रेविटी का मतलब क्या है, कि कितने जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑब्जेक्ट का वहां पे उस पर्टिकुलर प्लैनेट का, उतना ही ज्यादा फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आपने उस अट्रैक्शन को आपने देखा अलग अलग एनिमेशन की हेल्प से, यहाँ पे उसका क्या इफेक्ट होता है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि लाइक जैसा कि हम लोगों ने अभी ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स को अलग अलग प्लैनेट पे हम लोगों ने देखा, ठीक है, उसकी सिचुएशंस को हम लोगों ने एक उसका फील लिया कि ग्रेविटी का या ग्रेविटेशन का मतलब क्या है किसी भी प्लैनेट के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि लाइक जैसे अर्थ की जो ग्रेविटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये जी की वैल्यू है, स्मॉल जी। ठीक है, जिसको अभी डाउट होगा अभी आप होल्ड पे रखें, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जी क्या है। इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू है। और यहाँ पे स्टर्न है, एक प्लैनेट है, वहां पे जो है ग्रेविटी जो है 10.44 है, या ग्रेविटेशन कितना है 10.44 है। ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या कितना है 10.44 है। तो यहाँ पे डाउट आता है कि यहाँ पे जब ग्रेविटेशन इतना है, ठीक है, तो वहां पे जो लाइफ है वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो अर्थ के इक्विवेलेंट है। बट लाइफ सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ विजुअल्स के हेल्प से, आपको उसके बाद से समझ में आएगा कि लाइफ सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ग्रेविटेशन जो है किसी भी प्लैनेट पे कितना है, और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वहां का जो सॉइल कंडीशन है वो कैसा है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, तो उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक विजुअल्स आपको दिखाता हूँ, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है। और वैसा ही सिचुएशन बाकी सारे प्लैनेट्स पे होगा जहां पे ग्रेविटेशन कुछ अर्थ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उस विजुअल्स को, फिर आपको समझ आएगा कि ऑब्वियसली वहां पे ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है। कि जैसा कि ये है विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए, तो कुछ ऐसा होता है वहां का सिचुएशन। स्टर्न पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि उसके चारों तरफ ये जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। उसके लिए इसीलिए वहां पे क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यही है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये इसको चारों तरफ घूमते रहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में वो रिंग नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, वहां पे जो भी एस्टेरॉइड्स हैं उनका टक्कर हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हुई, उनकी वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। समझ में आ गया। ऑब्वियसली ऐसे प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई रहेगा कैसे, जो चारों तरफ फ्यूम्स है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसके चारों तरफ। तो इस वजह से हमारा लाइफ वहां पे पॉसिबल नहीं है। आप एक बार और देख सकते हैं इस विजुअल्स को, वहां से आपको आप देख सकते हैं जो रिंग है, रिंग में छोटे छोटे कैसे पार्टिकल्स हैं। आप देख सकते हैं जो रिंग है, ये रिंग एक्चुअली आपको दिख रहा है बट वो दूर से दिख रहा है, एक्चुअल में ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अलग अलग एस्ट्रॉइड्स हैं और बहुत सारी चीजें, स्टोन्स हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो चारों तरफ उसके घूम रहे होते हैं। तो ये एक सिचुएशन मैंने आपको दिखाया, और भी ऐसे ऐसे सिचुएशंस डिपेंड करते हैं हर एक प्लैनेट्स के लिए, इसी वजह से वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अर्थ पे वो सारे सिचुएशंस हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए क्या है, एडवांटेजेस है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है, और बाकी जगहों पे लाइफ पॉसिबल नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज एक्चुअली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास, ऑब्जेक्ट का मास रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशन के लिए। जो ग्रेविटेशन फोर्स है दैट इज अट्रैक्शन फोर्स, उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का मास रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेट अस सपोज देयर आर वन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसका मास क्या है, इसका मास है आपका, इसका मास क्या है m1 है, इसका मास क्या है m1 है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है
इसका मास क्या है, m2। ठीक है, दो मास के ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग मास है। लेट अस सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d, दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का पार्ट है, दोनों मास क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो जो ये अट्रैक्शन फोर्स है F, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये डिपेंड करता है दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। दोनों का, एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2 है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है जो इनके बीच में लग रहा है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं, ये क्या है, उनके दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा, और किस पर डिपेंड करेगा ये, और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिपेंड करेगा इसके बीच में, मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस पे स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा, स्क्वायर के। मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस लेट अस सपोज आपका x है, x मीटर है, अगर हमने उसको डबल कर दिया, डिस्टेंस जितना भी है, अगर उस डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, मान लो इतना है, इसको हमने क्या कर दिया, डबल डिस्टेंस कर दिया, तो आपका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो 4 टाइम्स से क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर पे डिपेंड करता है। 2 टाइम्स हमने इंक्रीज किया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 4 टाइम्स से फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब इसका ये है। तो अगर मैं इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक्चुअली क्या होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन से ये समझ पा रहे हैं कि जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट। ओके ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, जब प्रोपोर्शनल की जैसी चीजें आती हैं, तो उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो वहां पे एक क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहां पे भी आएगा, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। कई जगह आर स्क्वायर भी लिखता है, डी की जगह आर, वो भी सही है। अगर आप डिस्टेंस को डी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डी स्क्वायर आएगा, अगर डिस्टेंस को आर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहां पे आर स्क्वायर आएगा। तो जैसा आपका मर्जी है, दोनों आप लिख सकते हो, दोनों में कोई गलत नहीं है। तो ये जो है, ये जो कैपिटल जी है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कांस्टेंट है बट इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, सेम इसी पे बेस्ड है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां से हमें एक वैल्यू पता लग गया। अगर मैं ये आपको यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला वो लिखूं, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जहां पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल यहाँ पे क्यों टर्म आया, यूनिवर्सल टर्म इसलिए आया
क्यों? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए है, ये आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां पे जो g की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, और जो g की वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या हम लोग बोल सकते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर जी को हम लोग इधर ही रख लें, बाकी चीज़ों को इधर ले, लाइक इस तरीके से कुछ, अगर हमें जी का हमें कैलकुलेट करना है उसका यूनिट क्या होगा, तो जी को हम लोग एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ, या ये डी स्क्वायर है। ठीक है, हमने यहाँ पे डी लिया है, आर भी लिख सकते हैं आप, ये क्या है यहाँ पे डी है, तो एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डी का यूनिट क्या होता है? मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मास अगेन है, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। आई होप आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, ये बस ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चंस में दिया होता है, बट आप इसको याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और इसको हम लोग यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग पूरे यूनिवर्स में इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसके पास मास है, वहां पे अगर हमें अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन से हम लोग उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये है। m1 और m2 उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, और d जो होगा उन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होंगे, जो गैप होगा, उसको हम लोग बोलेंगे d। तो आई होप आपको, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि आप फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अर्थ के केस में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ के केस में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ अर्थ आपको पता है, ये दिया होगा, अभी हम लोग देखेंगे, और ऑब्जेक्ट का मास पता है, उन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, उसको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से। अब बात आती है कि जो अर्थ है उसका मूवमेंट हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हमें दिखाई देता है। तो आपको पता है, उसका सिंपल सा फंडा है, F इज क्या होता है? m इंटू ए। F इज क्या होता है? m इंटू ए। तो अगर मैं a कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा? F बाई एम। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट का जो है, जो अर्थ को अगर हम लोग डिटैच करते हैं, अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है एज कंपेयर टू अर्थ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम होगा, F तो कांस्टेंट है दोनों के केस में, अर्थ जितने से अट्रैक्ट करेगा उतना ही ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा, तो F तो कांस्टेंट है। मास जो है ऑब्जेक्ट का, जो अर्थ के ऊपर है, उसका मास अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? बहुत ही कम है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर अर्थ का मास जो है बहुत ज्यादा है, आपको दिख रहा है, समझ में भी आ रहा होगा कि अर्थ का मास क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अर्थ का मास अगर बहुत ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो वहां पे जो आपको एक्सेलरेशन फील होगा अर्थ का, वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन अगर बहुत कम होगा, तो वहां पे आपको चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगी? आपकी तरफ आने की, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी एक तरह से। इसीलिए आपको अर्थ आपकी तरफ मूव करते हुए नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बट आपका ऑब्जेक्ट जो है आपकी तरफ मूव करते हुए दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है? कम है, तो उसके पास आपको सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के पास आपको दिख जाएगा। बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही कम आएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगी अर्थ के केस में। बट ऑब्जेक्ट के केस में आपको वो सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी। समझ में आ गया? इसीलिए अर्थ आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखता, बट ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आते हुए दिखता है।
अर्थ को आपकी तरफ आपको नहीं दिखेगा कि ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, ये आपको दिख जाएगा। तो क्या आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ का मास यहाँ पे दिया हुआ है 16 × 10⁻24 kg। आप यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है एंड मास ऑफ मून भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो बोल रहा है, आपको मैंने बोला था कि ये वैल्यू जनरली दिया होगा, तो यहाँ पे नहीं दिया है, फिर भी आपको याद रखना है इसको। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये दिया हुआ है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपको पता है F = G m1 m2/d²। तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मास ऑफ अर्थ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, G मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई d²। तो इसमें हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे। G की वैल्यू गिवन है, G कितना है 6.7, 6.67 या 6.7 दोनों सही है, ठीक है, इंटू 10⁻11। और क्या है, मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 × 10⁻24 kg मल्टीप्लाई बाय m2 कितना है 7.4 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई r² मीन्स या d²। ये आपका डिस्टेंस जो है ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, d = 3 × 8 3 × 8 4 है, 3 × 8 4 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 10⁸, ये मीटर आ जाएगा। ये d की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 3.84 × 10⁸ इसका स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां से जो f की वैल्यू आती है आप इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो जो f की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है दैट इज 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ देयर मासेस। उनका मास इतना ज्यादा है मून और सन के बीच में, इसलिए इसी वजह से इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करने की वजह से आपका टाइड्स आता है। आपने सुना होगा कि अट्रैक्शन फोर्स मून की वजह से टाइड्स आते हैं, ठीक है। मून और सन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या है, टाइड्स आते हैं। तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है मून का अर्थ की तरफ या अर्थ का मून की तरफ, दोनों वैलिड है। तो इतना अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए इसी वजह से टाइड्स आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ से कैलकुलेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एग्जैक्टली फोर्स की वैल्यू, अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशन है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई थी, हमने अर्थ और मून के केस में हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्या क्या समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से मैंने कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो फोर्स है ये क्या करता है, अर्थ को, अर्थ पे हमें क्या करता है, बाइंड रखता है, हमें क्या करता है, अर्थ से जोड़ के रखता है। अगर ये ग्रेविटेशन ना हो तो क्या है, हम लोग अर्थ पे रुक ही नहीं पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है जो मोशन ऑफ मून है वो क्या है, पॉसिबल है अर्थ के अराउंड, ठीक है, या जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड मोशन तभी पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सोलर सिस्टम नहीं रहता तो हमारा ही एग्जिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, ये भी मैंने आपको बता दिया। द टाइड्स ड्यू टू
मून एंड दी सन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी हेल्प से हम लोग ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, इसको हम लोग आंसर कर पाते हैं। आई होप आपको कई सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे और जानेंगे फ्री फॉल क्या होता है। और फ्री फॉल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी कितना भी हैवी या कितना भी हल्का ऑब्जेक्ट हो, कितना भी भारी और कितना भी हल्का ऑब्जेक्ट हो, अगर किसी हाइट से, मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा कि अगर मैं किसी हाइट से उसको ड्रॉप करता हूं तो दोनों एक साथ अर्थ पे स्ट्राइक करेंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पे विजुअल्स के फॉर्म में देखेंगे, तब आपको अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करना है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर एक बहुत हल्का ऑब्जेक्ट है, लाइक मान लो एक फेदर लूँ, पंख लूँ, ठीक है, और एक 10 kg का डंबल लूँ, दोनों को एक साथ मैं नीचे गिरा रहा हूँ, तो दोनों एक साथ अर्थ पे स्ट्राइक करेंगे। इसको एक्सेप्ट करना बहुत लोगों के लिए ईजी नहीं होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे विजुअल्स के फॉर्म में देखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।